ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले गुरुजन एवं प्रिय छात्रों, विगत कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे चौधरी शरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित संधि प्रकरण का अध्ययन करने के लिए। उसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत निर्धारित भिन्न भिन्न संधियों का अध्ययन करने के बाद अच संधि, स्वर संधि, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं एवं उनके कौन कौन से भेद होते हैं, संधि कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए, संधि के बाद जब हम करते हैं तो किस प्रकार के परिवर्तन संधि करने पर होते हैं, इत्यादि इत्यादि बातों पर विचार करने के उपरांत अब हम उपस्थित हैं अच संधि के अंतर्गत सवर्ण दीर्घ संधि, यण संधि एवं अयादि संधि और अन्य अन्य संधियों पर विचार करने के बाद उनके अनेक उदाहरणों को देखने के बाद उन उदाहरणों के माध्यम से जिस प्रकार से हमसे विश्वविद्यालय प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों पर दृष्टिपात करने के बाद आज हम सभी उपस्थित हैं गुण संधि को पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि यह प्रयास आपके हित में होगा, आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप लोग इसको शेयर करें और अन्य छात्रों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। प्रिय छात्रों, जब हम जैसा कि प्रारंभ करते हैं संधि ही, तो उस स्थिति में वर्ण दो वर्ण मिलते हैं और उन दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के संयोग से किसी एक वर्ण में या दोनों वर्णों में या दोनों वर्णों के मेल से कोई किसी तीसरे वर्ण की जो के रूप में जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो उसी के अंतर्गत जब वह परिवर्तन दो स्वरों के मेल से होता है तो उसे हम अच संधि के नाम से जानते हैं। अच संधि का ही एक भेद गुण संधि होता है और गुण संधि को अगर हम देखें तो अदयंग गुण, यह पाणिनीय अष्टाध्यायी में आया हुआ सूत्र अत एंग च गुण संज्ञका भवन्ति। ह्रस्व अकार एवं ए और ओ, इन तीन स्वरों की गुण संज्ञा वहां पर हुई बताई गई है। आगे सूत्र आता है आद्गुण संगीतायाम, इसके अधिकार में आद्गुण सूत्र से ह्रस्व अ और आ, इन दोनों के बाद कोई भी आचार्य अच की यहाँ पर अनुवृत्ति हम इको यणचि सूत्र से लेते हैं। तो किसी भी स्वर के बाद में रहने पर अ और आ, इन दोनों के मेल से गुण होता है और गुण हमने देखा कि ए ओ और जो अ है वह उरण रपर सूत्र से रपर परत्व होकर के होता है। अब यहाँ पर देखें सभी स्वरों कोई भी स्वर बाद में होगा, ऐसी स्थिति तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अ और आ के बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ अ या आ हुआ तो उस स्थिति में तो अकार सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। एवं उसी प्रकार से किसी स्थिति में पर रूप संधि होगी और चार जो एच वर्ण है उनके होने पर वृद्धि संधि होगी। तो कौन कौन से ऐसे वर्ण या अक्षर रह जाते हैं जिनके होने पर गुण संधि होगी? तो वे अक्षर रह जाते हैं केवल चार, ई, उ, री और री। इन चार वर्णों में से अ या आ के बाद में कोई भी वर्ण होगा तो हम उसको गुण रूप एकादेश कर देते हैं। और यह जो गुण रूप एकादेश होता है प्रिय छात्रों, अ प्लस ई या आ प्लस ई, इस स्थिति में ए, और अगर उ बाद में आता है तो ओ, और री बाद में आता है तो यह रपर परत्व होकर के अर, और री बाद में आता है तो यह लपर परत्व होकर के अल। इस प्रकार से चार गुण आदेश होते हैं
भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण आता है धर्मेंद्र, शब्द है धर्मेंद्र, और जब उसका विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं धर्म प्लस इंद्र। अब यहाँ पर धर्म शब्द को देखें तो यह अकारांत शब्द है, और इंद्र शब्द को देखें तो यह ई से प्रारंभ होने वाला शब्द है। इस प्रकार से अ के बाद में ई, यह स्थिति हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। और इस स्थिति में हमने ऊपर आद्गुण सूत्र को पढ़ते समय देखा था कि अ या आ के बाद में ई उ रिल री इन चारों वर्णों में से कोई होगा तो उनको हम गुण रूप एकादेश करेंगे। और वह गुण रूप एकादेश जो होगा वह अ और ई के बाद, अ और आ के बाद में ई होने पर ए यह होगा। और यहाँ पर भी अ और ई के होने के कारण, उन दोनों के होने के कारण जो परिवर्तन होगा वह एकार के रूप में होगा। और एकार को जो परिवर्तन होगा उसको हम गुण रूप एकादेश कहेंगे। और यह गुण रूप एकादेश होकर के गुण संधि का नाम हम देंगे। और गुण संधि क्योंकि दोनों ही स्वर हैं यहाँ पर, तो अच संधि के ही अंतर्गत आएगी। और यह ए और इससे जब वर्ण संयोजन करेंगे तो धर्मेंद्र इस शब्द की हमको प्राप्ति होगी, जिसका विच्छेद हमने धर्म प्लस इंद्र किया था। तो आगे हम भाग्य प्लस उदय इस स्थिति में देखते हैं तो अकार के बाद में उकार आता है, और हम दोनों लक्षणों को यहाँ पर घटित पाते हैं। और दोनों लक्षणों के घटित होने के कारण प्रिय मित्रों, अ है पहले भाग्य शब्द के अंत में, और उदय शब्द के प्रारंभ में उ होने के कारण अ और उ मिलने पर ओ, यह आदेश आद्गुण सूत्र से हो जाता है। और ओ आदेश होने पर और वर्णों को मिलाने पर, वर्ण संयोजन करने पर भाग्योदय इस शब्द का निर्माण होता है। आगे हम राजा प्लस ऋषि या देव प्लस ऋषि या महा प्लस ऋषि इस प्रकार का कोई एक उदाहरण लेते हैं। तो प्रथम शब्द राजा जैसे हमने स्वीकार किया, तो राजा शब्द का अंत होता है आ से। और हमने पहले नियम में पढ़ा था कि आ या ओ इन दोनों में से प्रथम शब्द के अंत में कोई वर्ण हो, और बाद में जो वर्ण होने चाहिए वह ई उ री और री, ह्रस्व या दीर्घ। री का दीर्घ होता नहीं है, ह्रस्व ही होगा। तो इस प्रकार से 7 अक्षर बाद में आ सकते हैं। और उस स्थिति में जब इन दोनों स्वरों को हम मिलाएंगे, आद्गुण से गुण संधि करेंगे, तो राजा का आ और ऋषि का री ये दोनों मिलकर के अर, इस प्रकार का गुण रूप एकादेश होने पर राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि इत्यादि शब्दों की या संधियों का निर्माण हम साक्षात रूप से देख सकते हैं। और इसी प्रकार से चतुर्थ वर्ण है लृकार, ऋ यह, और उसका जब उदाहरण देखते हैं तब प्लस ऋ लृकार, और तब यह पद अकारांत है और लृकार यह पद ऋ से प्रारंभ हो रहा है। तो इस स्थिति में अ और ऋ ऐसी स्थिति हमारे सामने आने पर आद्गुण से दोनों के स्थान पर अल यह आदेश होने पर तवलकार इस शब्द की निष्पत्ति होती है, यह शब्द का निर्माण होता है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से अनेक उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे धर्मेंद्र हमने उदाहरण देखा था, उसी प्रकार का उपेंद्र, गणेश, महेश, रमेश और गंगेश्वर इत्यादि इत्यादि अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से धर्मेंद्र का संधि विच्छेद हमने किया था धर्म प्लस इंद्र, उसी प्रकार का से उपेंद्र का संधि विच्छेद कर लेंगे उप प्लस इंद्र। प्रिय छात्रों, केवल एक ही आपको ध्यान रखना है कि जब संधि विच्छेद करते समय आप संधि विच्छेद करें तो सार्थक पदों को पृथक पृथक करें। उसका पदच्छेद आपको सही से करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि कौन सा पद हो सकता है, कौन सा पद नहीं हो सकता है। उस स्थिति में देखें तो जैसे उपेंद्र शब्द है तो उप प्लस इंद्र, अकार के बाद में ई होने के कारण गुण होकर के ए और उपेंद्र इस शब्द का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से गणेश, गण प्लस ईश, अ के बाद में ई और ए एकार होकर के गणेश है यह शब्द बन गया। इसी प्रकार से महेश, महा प्लस ईश, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गुण आदेश होने पर महेश। ऐसे ही रमेश,
यहाँ पर ध्यान रखना, रम प्लस ईसा यह पद नहीं है, रमा प्लस ईसा यह पद है। आकार के बाद में ईकार होने के कारण दोनों स्वरों को एकार यह आदेश होकर के रमेशा इस पद की निष्पत्ति होगी। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार से गंगेश्वर, गंगा प्लस ईश्वर एवं च आकार और आकार के बाद में उवर्ण का अगर हम संयोजन देखें, स्थिति देखें, तो अनेक उदाहरण उसके भी हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि महोत्सव, वृक्षोपरि, गगनोर्ध्वम, गंगोदकम, मायायोर्जस्वी इत्यादि इत्यादि अनेकों उदाहरण हम लोग देख सकते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से हम गुण संधि को समझ सकते हैं, अवगमन कर सकते हैं, अवबोधन कर सकते हैं। जैसे महोत्सव पद है तो महा प्लस उत्सव, आकार के बाद में स्थित उकार होने पर दोनों को एक गुण रूप एक आदेश होने पर महोत्सव इस शब्द की का निर्माण होगा। ऐसे ही वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस उपरि, अवर्ण के बाद में उ होने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर ओकार रूप एक आदेश होने पर वृक्षोपरि इस शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार से गगनोर्ध्वम, गगन प्लस ऊर्ध्वम एवं च गंगा प्लस उदकम इन शब्दों का भी निर्माण होता है। माया प्लस ऊर्जस्वी इस शब्द का भी निर्माण इसी प्रकार से हो जाएगा। ज्ञानोपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश, और जिस प्रकार से हमने राजर्षि शब्द बनाया था, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, इसी प्रकार से महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, कृष्ण प्लस ऋद्धि कृष्णर्धि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु शरद, हाँ यहाँ पर आपका शरद प्लस ऋतु ऋतु, यहाँ पर भी शरद ऋतु गुण होकर के शरद ऋतु यह शब्द भी निर्मित हो जाएगा। ऐसे ही तबलकार जिस प्रकार से हमने बनाया था, वैसे ही महा प्लस लकार महलकार इस पद का निर्माण हो जाएगा। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से भिन्न भिन्न उदाहरणों को देख करके हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यद्यपि कहा गया है कि अवर्ण के बाद में कोई स्वर आए तो उस स्वर को हम गुण रूप पूर्व पर दोनों स्वरों के स्थान पर गुण रूप एक आदेश कर देते हैं, परंतु फिर भी हमारे लिए यहाँ पर यह ध्यातव्य है, यह अवधेय है कि एच इस प्रत्याहार के चारों वर्णों में से कोई वर्ण बाद में आता है, ए आई ओ औ इन चारों में से, तब तो वृद्धि संधि हो जाती है। और यदि हमारे पास अन्य यानी कि उसी अ और आ के बाद में अ या आ आते हैं तो उस स्थिति में सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। तो फिर हमारे पास केवल 4 ही वर्ण बचते हैं, अ, ई, उ, ऋ और ऋ। ये ही 4 वर्ण अगर हमारे आते हैं अवर्ण या अवर्ण अर्थात उसके दोनों स्वरूपों के बाद अ या आ के बाद में, तभी गुण संधि होती है। और वह जब गुण संधि होगी तो उन दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः अ और ई के संयोग होने पर ए, अ और उ का संयोग होने पर ओ, अ और ऋ का संयोग होने पर अर, और अ और ऋ का संयोग होने पर अल, यह आदेश होता है। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरणों को देखने के बाद, इनका अवबोधन करने के बाद आप निश्चित रूप से गुण संधि के विषय में स्पष्टता के साथ अपने विचारों को उन संधियों के संधि विच्छेद करने में और संधि करने में निश्चित रूप से समर्थ होंगे, इस आशा के साथ। और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो अन्य छात्रों तक भी आप इसको पहुंचाने का प्रयास करोगे, इस आशा के साथ। अगले किसी संधि को लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।